गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरियमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम 10वीं कक्षा की दूसरी पुस्तक कृतिका भाग 2 के अध्याय मैं क्यों लिखता हूँ पर चर्चा करूँगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैं क्यों लिखता हूँ एक प्रकार का लघु निबंध है जिसे श्री अज्ञे जी ने लिखा है। अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने इस पाठ को लिखा है। जैसा कि आपको पता है, इस पाठ में रचनाकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है तथा रचनाकार लिखने पर ही अपनी उस विवशता से मुक्ति पाता है। लेखक का मत है कि जब प्रत्यक्ष अनुभव ही अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना की उत्पत्ति होती है। यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का भाग बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में बदल जाता है। तो लेखक ने इस पाठ में लिखने के कारणों के साथ साथ प्रेरणा स्रोतों को भी उजागर किया है। हर रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। इसके अतिरिक्त कुछ भारी दबाव भी होते हैं जिनके कारण लेखक लिखता है। इन भारी दबावों में संपादक का आग्रह हो सकता है, प्रकाशक का तकाजा हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन की आर्थिक आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो इन सब बिंदुओं पर लेखक अज्ञे जी ने चर्चा की है इस पाठ के माध्यम से। मैं क्यों लिखता हूँ, यह अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध लघु निबंध है। तो आइए इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है, प्रसिद्ध निबंध है, जो उन्होंने एक समय हिंदी में छिड़ी इस चर्चा में भाग लेने के लिए लिखा था कि लेखक क्यों लिखता है। लेखक ने बताया है कि भीतरी विवशता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या है? इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि भीतरी विवशता क्या होती है? जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिसे हम दर्ज करना जरूरी समझते हैं, जिसे हम बाहर निकालना जरूरी समझते हैं, तो जो लेखक और कवि होते हैं, जब वो किसी ऐसी घटना से रूबरू होते हैं, जब किसी ऐसी घटना को देखते हैं, तो उनके अंदर का जो कवित्व शक्ति होती है, उनकी जो लेखक की ऊर्जा होती है, जो उनकी लेखन की क्षमता होती है, वह उन्हें लिखने के लिए मजबूर कर देती है। तो भीतरी विवशता ही कारण बनती है लेखन का। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। दूसरा देखिए, लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। इन पंक्तियों का माध्यम क्या है? कवि ने अपनी एक कविता लिखी थी जो हिरोशिमा नाम से प्रसिद्ध है। यह कविता उस समय लिखी गई थी जब लेखक अज्ञे जापान घूमने गए थे। तो जापान की यात्रा के दौरान वे उस स्थान पर भी गए थे जो हिरोशिमा नाम से प्रसिद्ध है, जहां 1945 में अमेरिका ने अणु बम गिराए थे। तो वहाँ की विभीषिका को देख करके, वहाँ की जो है दशा को देख करके, वहाँ जो जिन लोगों पर उसका एटम बम का प्रभाव हुआ था, उनको देख करके कहीं ना कहीं लेखक के अंदर की संवेदना जग गई और उसने जो है उसको अनुभूति को महसूस किया और अपने उसी अनुभव को जो है उन्होंने मजबूर होकर के जो है इस पाठ के माध्यम से कि मैं क्यों लिखता हूँ, उन परिस्थितियों का वर्णन इसमें करना जरूरी समझा। कि कई बार जो है अंदर की जो भीतरी व्यवस्था होती है वो लेखक को लिखने के लिए मजबूर करती है। तो लेखक घूमने तो जापान गया था, लेकिन वहाँ हिरोशिमा की यात्रा करते समय लेखक विवश हो गया और उसे मजबूर होकर के जो है उन बिंदुओं को, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी पड़ी जो उसकी विवशता को बाहर प्रदर्शित करना चाहते थे। अगला बिंदु देखिए, लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था। अणु क्या होता है, रेडियो धर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इसका उसे पुस्तकीय ज्ञान तो था, परंतु जब हिरोशिमा में अणु बम गिरा और उसके समाचार उसने पढ़े तो उसे विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण मिला। इसी वेदना ने उसे लिखने को मजबूर किया। जैसा कि ऊपर पाठ में भी बताया गया है कि भीतरी विवशता ही लेखक को लिखने के लिए मजबूर करती है।
तो लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था। अणु क्या होता है, अणु मैंने एटम किसे कहते हैं, रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, ये पुस्तकीय ज्ञान तो लेखक को था। लेकिन जब उसने हिरोशिमा की यात्रा की और वहाँ पर जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तब उसने उसके वास्तविक दृश्य देखे जो आज से पहले उसने केवल पढ़े थे, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह विज्ञान के दुरुपयोग का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। और इसी वेदना ने उसे लिखने को मजबूर किया और उसने ये बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से विज्ञान का सदुपयोग भी हो सकता है और यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो एक नया हिरोशिमा तैयार हो जाता है। चौथा बिंदु देखिए, जापान यात्रा के दौरान लेखक ने हिरोशिमा के अस्पताल जाकर अणु बम के विस्फोट से आहत लोगों को देखा और उनकी त्रासदी को अनुभव किया, लेकिन वह इसे लिख नहीं सका क्योंकि वह उस विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए उसकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिस पर मानव की छाया छपी थी। तब लेखक ने अनुभव किया कि उस पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा था जो अणु बम के हमले के समय रेडियोधर्मी किरणों के कारण भाप की तरह उड़ गया, लेकिन उसकी छाया पत्थर पर छपी रह गई। इस घटना ने लेखक को उस अणु बम के विस्फोट का भोक्ता बना दिया। लेखक चित्कार उठा। तो स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों के माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है कि लेखक जब तक भोक्ता नहीं बना था, जब तक उस परिस्थिति से रूबरू नहीं हुआ था, उस वास्तविकता से, उस यथार्थ को समझ नहीं पाया था, उसका जो है जब तक वो आई विटनेस नहीं बन पाया था, तब तक वह उस दर्द को महसूस नहीं कर पाया था कि जब अणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया होगा तब यहाँ क्या पल रहे होंगे, तब यहाँ कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी, लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो उसने हिरोशिमा के अस्पताल में जाकर के जब अणु बम के विस्फोट से आहत लोगों को देखा था, उनकी त्रासदी का अनुभव किया था, लेकिन वह इसे लिख नहीं पा रहा था क्योंकि वह उस विस्फोट का भोक्ता नहीं बना था। भोक्ता होता है साक्षात अनुभव करने वाला। लेकिन जब वो हिरोशिमा की सड़क पे से गुजर रहा था घूमते हुए, तब उसने महसूस किया कि एक पत्थर पर जो है जिस पर मानव की छाया छपी है, क्योंकि लेखक साइंस का विद्यार्थी था, तब लेखक ने अनुभव किया कि उस पत्थर के पास कोई व्यक्ति जरूर खड़ा रहा होगा जो अणु बम के हमले के समय जो उससे रेडियोधर्मी किरणें निकलती हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं, उसके कारण वह व्यक्ति भाप की तरह उड़ गया होगा और उसकी जो छाया है उस पत्थर पर छपी रह गई। तो इस घटना को जब उसने देखा, महसूस किया, तो उसको लगा कि अब मैं वास्तव में इस विस्फोट का भोक्ता बन गया हूँ, वास्तव में अब उस विस्फोट का मैंने अनुभव किया है। और लेखक चित्कार उठा और लेखक के अंदर की जो अनुभूति थी वह कहीं ना कहीं भीतरी व्यवस्था थी जिसे उसने उसे लिखने के लिए प्रेरित किया और लेखक ने अपने उस अनुभव को लोगों के साथ साझा किया इस पाठ के माध्यम से कि मैं क्यों लिखता हूँ। लेखक ने अपनी पीड़ा व्यक्त करने का प्रयास किया क्योंकि वह उन अनुभवों का, उन पलों का साक्षी था जब उसने उस पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया देखी। तो उसने इस बात को समझा, अनुभव किया कि यह जो है अणु बम की कितनी बड़ी विवशता थी, कितनी बड़ी निर्दयता थी, कितना बड़ा दुष्परिणाम था, विज्ञान का कैसा विस्फोट था जिस कारण कितने मनुष्यों की मौत हो गई। इन सारे दृश्यों ने उसके मन के अंदर जो है एक पीड़ा पैदा कर दी और लेखक चित्कार उठा, पीड़ित हो उठा और जो है करुण स्वर में जो है अपनी भाव व्यक्त करने लगा। तो ये इन घटना का महत्व है। इन घटना के संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से लेखक आगे ये बताना चाहते हैं। 5वां बिंदु देखिए, लेखक के बाहरी दबाव निम्नलिखित हैं। ये प्रश्न मैंने ये बताने का प्रयास करने के लिए आपको लिखा है कि लेखक कई बार भारी दबावों के कारण भी अपना लेखन कार्य करता है, लेकिन सदैव भारी दबाव हो ऐसा नहीं है। तो इसमें प्रश्न क्या है कि लेखक के जीवन में कौन से भारी दबाव होते हैं। उसके जीवन में होते हैं संपादकों के आग्रह। आपको पता है संपादक किसी चीज़ को छापने का कार्य करता है, तो संपादक जो है लेखकों से, कवियों से आग्रह करता है कि वो अपनी रचनाएं जो हैं अमुक अमुक पत्रिका में, समाचार पत्रों में छपवाएं। प्रकाशक के तकाजे होते हैं, प्रकाशक होते हैं जो पब्लिशर होते हैं, जो छापने का कार्य करते हैं किसी पुस्तक को, किसी कविता को, किसी कहानी को। और आर्थिक आवश्यकता आदि भारी दबाव हैं। लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि वह
क्यों लिखता है। कभी उसको संपादकों के आग्रह के कारण लिखना पड़ता है, कभी उसको प्रकाशक के तकाजे के कारण लिखना पड़ता है, और कभी उसके व्यक्तिगत जीवन की भी आर्थिक विषमताएं होती है, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं। इन भारी दबावों के कारण लेखक लिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेखक केवल भारी दबाव के कारण लिखता है, कभी कभी उसे जो है भीतरी विवशता भी लिखने को मजबूर करती है, जैसा कि उसको हिरोशिमा की घटना को देख करके महसूस हुआ। तो आर्थिक आवश्यकता आदि भारी दबाव हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेखक इन भारी दबावों के प्रति समर्पित नहीं हो पाता, वह केवल भौतिक यथार्थ के लिए इसे एक सहायक यंत्र की भांति काम में लाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब लेखक के जीवन में कोई आर्थिक कमी आती है, कोई आर्थिक विषमता आती है, कोई आर्थिक अभाव आता है, तब वह जो है इस यथार्थ को मानते हुए, इस भौतिक यथार्थ को मानते हुए, तो अपनी कहानी को, अपनी कविता को, अपने लेखन को एक सहायक यंत्र की भांति काम में लाता है और संपादकों के आग्रह को पूरा करता है, प्रकाशकों के तकाजे को पूरा करता है, और अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है इन भारी दबावों को स्वीकार करते हुए वह लेखन का कार्य करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह कभी कभी जो है भीतरी विवशता के कारण भी लेखन का कार्य करता है। 9वां प्रश्न देखिए, हिरोशिमा जापान का एक नगर है जो सन 1945 ईस्वी में अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु बम विस्फोटों से पूरी तरह तबाह हो गया था। लेखक ने जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा की यात्रा की थी। तो जो उसकी हिरोशिमा नाम की जो कविता है, जब उसने अग्गे जी ने जापान की यात्रा की थी तो उन्होंने जो है हिरोशिमा नगर में भी वो गए थे। वहाँ उन्होंने 1945 में अमेरिका ने जो जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम के हमले किए थे, उसमें हिरोशिमा पहला शहर था जिस पर पहला अणु बम गिराया गया था। तो उस अणु बम की क्या विभीषिका रही, किस तरह से लोगों को उसने प्रभावित किया, ये सारी बातें उन्होंने उस कविता में बताई हैं। उसी कविता को आधार बना करके उन्होंने यह पाठ लिखा कि मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसमें जो है जापान के एक शहर हिरोशिमा का वर्णन किया गया है। लेखक ने इस जापान यात्रा के दौरान इस शहर की यात्रा की थी। 7वां प्रश्न देखिए, हिरोशिमा कविता कवि के आंतरिक दबाव का ही परिणाम है। इसके लिए कवि को न तो संपादक ने आग्रह किया और न ही प्रकाशक ने मजबूर किया और न ही कोई आर्थिक तंगी कारण बनी। हिरोशिमा के विनाश को देखकर कवि करुणा से भर उठा और उसकी दुखद अनुभूति ने उसे लिखने को विवश कर दिया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी कभी कवि और लेखक भारी दबाव के कारण ही लेखन का कार्य नहीं करते। उनके जीवन में कोई भीतरी विवशता भी होती है, उनके जीवन में कोई ऐसी पीड़ा भी होती है, ऐसे करुणा के क्षण भी होते हैं जब वो लेखक को लिखने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस पाठ के अंदर कवि ने जब लेखक अग्गे जी ने जब जापान की यात्रा की, जब उन्होंने हिरोशिमा की यात्रा की, तो उन्होंने उस पर एक कविता लिखी। हिरोशिमा वही शहर था जो जापान में गिराए गए अणु बम के प्रहार से काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो अग्गे जी ने जब उस शहर की यात्रा की, तो उस शहर की यात्रा करने के बाद उनका मन चित्कार उठा, उनके अंदर करुणा जग गई, उनके अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा हुई, उनका मानवीय हृदय कहीं ना कहीं दुखी हुआ और उन्होंने हिरोशिमा कविता के माध्यम से उन भावों को अभिव्यक्त किया। और जब उन्होंने पाठ लिखा मैं क्यों लिखता हूँ, तो उसमें हिरोशिमा कविता का जिक्र करते हुए पाठ को आगे बढ़ाया। पाठ के आधार में उन्होंने हिरोशिमा कविता को रख करके ये बताने का प्रयास किया कि लेखक केवल भारी दबावों के कारण नहीं लिखता, कभी कभी उसकी भीतरी विवशता भी उसे लिखने के लिए मजबूर करती है। और हिरोशिमा कविता उन्होंने भीतरी मजबूरी के कारण ही, भीतरी विवशता के कारण ही उन्होंने वह कविता लिखी थी, जिसको लिखने में किसी प्रकाशक ने उन पर दबाव नहीं डाला था, किसी संपादक ने उनसे आग्रह नहीं किया था और न ही इसके पीछे कोई आर्थिक तंगी थी। तो स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रस्तुत पाठ मैं क्यों लिखता हूँ, इस पाठ के माध्यम से लेखक अग्गे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे ने ये बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक किन हालातों में लिखता है, एक लेखक क्यों मजबूर होता है, एक लेखक कब आग्रह मानता है, एक लेखक कब भीतरी व्यवस्था को महत्व दे करके लेखन कार्य करने का कार्य करता है। ये सब बिंदु मैं क्यों लिखता हूँ अध्याय में स्पष्ट करने का प्रयास लेखक ने किया है। तो स्टूडेंट्स, कृतिका भाग 2 की यह सीरीज 6 अति महत्वपूर्ण है।
परीक्षा की दृष्टि से इस सीरीज़ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप ध्यान से सुनिएगा और मैं समझता हूँ ये संक्षिप्त बिंदु आपको पाठ समझाने के लिए पर्याप्त हैं। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान से सुनते हैं तो मैं समझता हूँ ये पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और परीक्षा में आपके अंक नहीं कटेंगे। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर किसी एक नई श्रृंखला को लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।